अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अली भाई और अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है दोस्तों। तो चलिए स्लाइड 2 से थोड़ा क्विक रिकॉल करते हैं। हम नॉर्मली बिस्मिल्लाह खान जी की शहनाई को गणतंत्र दिवस से जोड़ते हैं, है ना? पर एक और बहुत बड़ा मोमेंट था। अच्छा? वो 15 अगस्त 1947 वाला। हाँ। जब पंडित नेहरू जी ने अपना ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच दिया था ना, उससे ठीक पहले उन्हीं की शहनाई बजी थी। वो सिर्फ म्यूजिक नहीं था, आजाद भारत की पहली आवाज थी। वैसे ही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का रिकॉल करें। उन्हें जनता के राष्ट्रपति ऐसे ही नहीं कहा जाता, वो सच में लोगों के थे। बिल्कुल। और लिटरेचर और इकोनॉमी वाली स्लाइड में भी कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है ना? हाँ, जैसे 2018 में अमिताभ घोष को इंग्लिश का पहला ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। ये बहुत बड़ा शिफ्ट था। और इकोनॉमी में देखें तो भारत का पहला इकोनॉमिक सर्वे 1950-51 में आया था, पर उसका कनेक्शन प्राचीन काल से जुड़ता है। वेट, 1950 का सर्वे और प्राचीन काल कैसे? उसमें सुदर्शन झील का जिक्र आता है, जिसका रेफरेंस जूनागढ़ अभिलेख में है। मतलब एंशंट इंडिया में भी इकोनॉमी और वाटर मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग था। पर उसी देश में कानून ऐसा भी था जो 1860 से चल रहा था, आईपीसी। अरे हाँ, 1860 का कानून। मतलब ये तो वही बात हो गई ना कि एक्सप्रेसवे पर हम बैलगाड़ी के पहिए लगाकर दौड़ने की कोशिश कर रहे हो। सोसाइटी कहाँ से कहाँ पहुंच गई और कानून वही पुराना। एकदम सटीक एग्जाम्पल दिया आपने। और इसी वजह से 1 जुलाई 2024 एक बहुत ही हिस्टोरिक डेट बन गई है। स्लाइड 3 इस पर ही फोकस करती है। इस दिन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS ने पुराने CRPC को फाइनली रिप्लेस कर दिया। तो इस नए सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा है? लोगों को क्या नया मिल रहा है इसमें? देखिए, इसमें टोटल 39 चैप्टर्स हैं और 531 सेक्शंस हैं। और सबसे बड़ा बदलाव अरेस्ट रूल्स में है। अब पुलिस बिना वारंट किसी को आर्बिट्ररी तरीके से अरेस्ट नहीं कर सकती। कारण बताना कंपल्सरी है। और अगर बेलेबल ऑफेंस है तो जमानत के बारे में बताना पड़ेगा। हाँ, पुलिस की लीगल ड्यूटी है कि वो आरोपी को उसके जमानत के अधिकार के बारे में इन्फॉर्म करे। और इसमें एक और बड़ा गेम चेंजर है, जीरो FIR। ये जीरो FIR का कॉन्सेप्ट एक्चुअली काम कैसे करता है ग्राउंड पर? ये बहुत सिंपल और पावरफुल है। अगर आपके साथ कुछ क्राइम हुआ है तो आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर FIR दर्ज करा सकते हैं, चाहे वो उनके एरिया में आता हो या नहीं। वो उसे 0 नंबर देकर दर्ज करेंगे और फिर कंसर्न्ड थाने को केस खुद ट्रांसफर करेंगे। वाह, मतलब जुरिस्डिक्शन के चक्कर में पब्लिक का परेशान नहीं होगी। ये तो राइट्स की बात हो गई, पर स्लाइड 4 में ड्यूटीज का भी तो जिक्र है। राइट्स और ड्यूटीज दोनों बैलेंस्ड होने चाहिए। सही कहा। संविधान का भाग 4A यानी 4 और अनुच्छेद 51A ये हमारे मौलिक कर्तव्यों का ब्लूप्रिंट है। एक पॉइंट यहाँ क्लियर करना जरूरी है कि ये ड्यूटीज सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स पर लागू होती हैं, फॉरेनर्स पर नहीं। और इनका सोर्स क्या था? मतलब कहाँ से इंस्पायर्ड हम? ये हमने सोवियत यूनियन, जिसे आज हम रशिया कहते हैं, वहां से लिया था। पर ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे। इन्हें 1976 में इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट के टाइम पर 42nd अमेंडमेंट के जरिए जोड़ा गया। अच्छा, तो इसके लिए कोई कमेटी वगैरह बनी थी क्या? हाँ, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। उन्होंने एक्चुअली 8 ड्यूटीज रिकमेंड की थी, पर गवर्नमेंट ने 10 जोड़ी। फिर काफी बाद में 2002 में 86th अमेंडमेंट के टाइम एक 11th ड्यूटी भी ऐड की गई। वो 11th ड्यूटी एजुकेशन वाली थी ना, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए? बिल्कुल सही। पेरेंट्स की ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। हाँ। अब अगर मैं बाकी इंपॉर्टेंट ड्यूटीज की बात करूं तो 51AA कहता है कॉन्स्टिट्यूशन और नेशनल सिंबल्स का आदर करो। 51AC कहता है देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करो। और आज के टाइम में एनवायरनमेंट वाला भी तो बहुत जरूरी है। हाँ, वो 51AG में है, नदी, झील, वाइल्ड लाइफ, इन सब की रक्षा करना हमारी ड्यूटी है। और एक और बहुत प्रैक्टिकल ड्यूटी है 51AI, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ रखना और हिंसा से दूर रहना। ये तो मतलब आज की सोसाइटी के लिए एक मंत्र होना चाहिए। खैर, पब्लिक प्रॉपर्टी से मुझे याद आया, चलिए स्लाइड 5 पर हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। एक MCQ टेस्ट हो जाए। दोस्तों, क्वेश्चन है, कुषाण शासक हुविष्का के सिक्के कहां से मिले हैं? ऑप्शंस दिमाग में सोचिए और इसका सही आंसर है सांबर। परफेक्ट MCQ रिकॉल। वैसे कुषाण लोग इंटरेस्टिंग थे। ये इंडिया के लोकल नहीं थे। इनका रूट सेंट्रल एशिया के UAG ट्राइब से जुड़ा था। कुजुला कादफिसेस ने इस डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया था। पर बाहर से आकर इंडियन पब्लिक पर रूल करना ये एक्सेप्ट कैसे हुआ? लोगों ने ना हटाया क्यों नहीं?
यही इनकी सबसे बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थी। उन्होंने खुद को इंडियन कल्चर में पूरी तरह ब्लेंड कर लिया। अपने सिक्कों पर उन्होंने शेव, नंदी और बैल की फोटो छपवाई। ये एक मैसेज था पब्लिक को। कनिष्का इस वंश का सबसे पावरफुल रूलर था, जिसे द्वितीय अशोका भी कहते हैं। कनिष्का का नाम तो वैसे बुद्धिज्म से भी जुड़ा है ना? हाँ, उसने कश्मीर के कुंदलवान में 4th बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी और 78 एडी में एक नया कैलेंडर स्टार्ट किया, शाका संवत, जिसे आज भी इंडियन गवर्नमेंट यूज करती है। इसके टाइम पे मथुरा और गंधार आर्ट पीक पर थे और इनके सोने के सिक्के एंशिएंट इंडिया में सबसे प्योर थे। कुषाणों ने तो कल्चर अपना लिया, पर स्लाइड 6 बताती है कि उसके बाद की जो अरब और तुर्क इन्वेडर्स आए, उनका एजेंडा एकदम अलग था। बिल्कुल, उनका मेन गोल लूटपाट था। 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम पहला अरब था जिसने सिंध पर सक्सेसफुल अटैक किया, वहां के राजा दाहिर पर। और इस वॉर का कोई सॉलिड प्रूफ या बुक है? हाँ, चचनामा में ये सब क्लियरली लिखा है। उसमें राजा दाहिर की पत्नी लाडी और बेटियां पारीमाला और सूर्यमाला के स्ट्रगल का भी जिक्र है। कासिम ने ही पहली बार इंडिया में जिजिया टैक्स लगाया था। हालांकि उसने ब्राह्मणों, विधवाओं और विकलांगों को इससे छूट दी थी। उसके बाद तो गजनवी का दौर आता है, उसके तो बहुत अटैक्स थे ना? पूरे 17 टैक्स। 1000 से 1027 एडी तक पहला जयपाल पर था, पर सबसे फेमस और खतरनाक था 16th अटैक, जो 1025 में सोमनाथ मंदिर पर हुआ। पर आयरॉनिकली वो लिटरेचर का शौकीन भी था। ओ, मतलब स्कॉलर्स थे उसके कोर्ट में? हाँ, फिरदौसी ने शाहनामा लिखी, उतबी ने किताबुल यामिनी और अल बिरूनी, जिनकी किताब तहकीके हिंद या किताबुल हिंद उस वक्त के इंडिया का एकदम सटीक मिरर है। फिर आता है मोहम्मद घोरी। घोरी और पृथ्वीराज चौहान के युद्ध तो बहुत फेमस है, तराइन का युद्ध। सही कहा, पर घोरी का पहला अटैक 1175 में मुल्तान पर था। फिर 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ, जहां पृथ्वीराज चौहान जीते। पर अगले ही साल 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में घोरी जीत गया। 1194 में उसने चंदावर के युद्ध में जयचंद को हराया। और इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ का वाइसरॉय बन गया। पर मैंने एक अजीब फैक्ट पढ़ा था स्लाइड में कि घोरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की फोटो थी। हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है, पर सच है। ऐबक जब आया तो घोरी ने कुछ ऐसे सिक्के इशू किए जिन पर लक्ष्मी जी की आकृति थी। इसके पीछे रीजन रिलीजन नहीं, बल्कि इकोनॉमी थी। वो यहाँ के लोकल ट्रेड और करेंसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। क्या कूटनीति थी। खैर, अब स्लाइड 7 और 8 पर ज्योग्राफी की जमीन पर चलते हैं। जिस जमीन पर ये युद्ध हुए उसकी टोपोग्राफी और स्ट्रेट्स यानी जल संधियां क्या कहती हैं? स्ट्रेट्स यानी दो बड़े समुंदरों को जोड़ने वाले रास्ते, जैसे जिब्राल्टर स्ट्रेट अटलांटिक ओशन और मेडिटरेनियन सी को जोड़ता है और स्पेन को मोरक्को से अलग करता है। मलक्का स्ट्रेट इंडियन ओशन और साउथ चाइना सी को जोड़ता है। हॉर्मुज और बेरिंग भी तो हैं? हाँ, हॉर्मुज फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है, जो ऑयल ट्रेड का मेन रास्ता है, और बेरिंग स्ट्रेट पैसिफिक को आर्कटिक ओशन से कनेक्ट करता है। अब अगर इंडिया के मैप पर आएं तो हिमालयस को बड़ी नदियों के आधार पर डिवाइड किया गया है। वो पंजाब हिमालय वाला डिवीजन। एग्जैक्टली। सिंधु से सतलुज तक पंजाब हिमालय, सतलुज से काली नदी तक कुमाऊं हिमालय, काली से तीस तक नेपाल हिमालय और तीस्ता से देहांग यानी ब्रह्मपुत्र तक असम हिमालय। और इस मैप पर सबसे ऊंची चोटियां कहाँ हैं? सीक्वेंस में समझते हैं। चलिए देखते हैं। मध्य प्रदेश में धूपगढ़ सबसे ऊंची है, सिक्किम में कंचनजंगा, उत्तराखंड में नंदा देवी और वेस्ट बंगाल में संदाकफू हैं। और साउथ इंडिया में? वहां भी तो काफी ऊंचे माउंटेन्स हैं। हाँ, केरला में अनाईमुदी है, जो ना सिर्फ केरला की बल्कि पूरे साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक है। तमिलनाडु में डोडोबेटा है। अगर झारखंड जाएं तो पारसनाथ की चोटी है। हरियाणा में करोह, राजस्थान की अरावली में गुरु शिखर और महाराष्ट्र में कलसूबाई सबसे ऊंची है। माउंटेन्स हैं तो वाटरफॉल्स यानी जलप्रपात भी होंगे। एमपी में तो वो धुआंधार बहुत फेमस है। बिल्कुल, नर्मदा नदी पर धुआंधार बहुत खूबसूरत है। गोदावरी पर पोचेरा वाटरफॉल है और कर्नाटक तो फॉल्स का हब है। वहां वाराही नदी पर कुंजिकल फॉल है। ये 455 मीटर्स हाइट के साथ इंडिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। 455 मीटर्स। वो तो किसी बुर्ज जैसा लंबा हो गया। हाँ,
वही कर्नाटका में शारावती नदी पर जोग फॉल और कावेरी पर शिवा समुद्रम भी है। गोवा में मांडोवी नदी पर दूधसागर है और झारखंड में स्वर्णरेखा नदी पर हुंडरू वाटरफॉल है। इतना डाइवर्स मैप है इंडिया का। तो स्लाइड 9 और 10 में इस देश की इकोनॉमी और सिक्योरिटी पर फोकस किया गया है। 8th 5-year प्लान का क्या इंपॉर्टेंस था? ये 1992 का प्लान था, डब्ल्यू मिलर मॉडल पर बेस्ड। इन्होंने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को टॉप प्रायोरिटी दी। फिर 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना आई। उस दौरान एक और चीज हुई। 1999 में डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री बनाई गई थी, जिसके पहले मिनिस्टर अरुण शोरी थे। हालांकि 2004 में इसे फाइनेंस मिनिस्ट्री में मर्ज कर दिया गया। इकोनॉमी में गरीबी नापना भी तो एक बड़ा इशू रहा है शुरू से। हाँ, सबसे पहली बार दादा भाई नौरोजी ने इस पर काम किया था, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहते हैं। उनकी बुक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। फिर काफी कमिटीज आईं। 1977 में अलग, 1990 में लकड़ावाला, 2005 में तेंदुलकर और सबसे रीसेंट वाली रंगराजन कमेटी 2012-14। उन्होंने फिक्स किया कि अगर रूरल एरिया में कोई 972 रुपए और अर्बन में 1407 रुपए पर मंथ खर्च कर रहा है तो वो गरीब नहीं है। ये इकोनॉमी का डेटा था। अब देश को सेफ रखने के लिए जो खुफिया तंत्र है यानी रॉ, इसकी इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुई? रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग 1968 में बनी थी। HQ दिल्ली में है। RN काउ इसके फाउंडर थे और उन्हें इंडियन इंटेलिजेंस का फादर फिगर माना जाता है। इनका एक आइडियल मोटो भी है, वो धर्मो रक्षति रक्षिता। एग्जैक्टली मतलब जो धर्म या देश की रक्षा करता है, देश उसकी रक्षा करता है। अभी इसके चीफ पराग जैन है। रॉ ने काफी सक्सेसफुल ऑपरेशंस किए, जैसे सिक्किम का मर्जर और 1974 का पहला न्यूक्लियर टेस्ट, जिसे स्माइलिंग बुद्धा कोड नेम दिया गया था। और इंटरनेशनली टेररिज्म से लड़ने के लिए 2011 में UNCCTB बना, न्यूयॉर्क में। कूटनीति बहुत हो गई। अब स्लाइड 11 और 13 से सीधे साइंस लैब चलते हैं। एनर्जी कन्वर्जन वाला हिस्सा बड़ा प्रैक्टिकल है। हाँ, देखिए, जैसे जनरेटर होता है, वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में बदलता है। स्पीकर उलट करता है इलेक्ट्रिकल को साउंड में। सोलर सेल लाइट को इलेक्ट्रिसिटी बनाता है और मोटा बिजली को फिर से मैकेनिकल काम में लगा देती है। और गैसेस का जो यूज होता है डेली लाइफ में, जैसे चिप्स के पैकेट में क्या होता है? करते हैं। पुराने बल्ब के अंदर आर्गन गैस होती थी ताकि फिलामेंट जले नहीं, और जो रॉकेट स्पेस में जाते हैं उनका फ्यूल बेसिकली लिक्विड हाइड्रोजन होता है। ये सब ह्यूमन मेड मशीन्स हैं, पर बॉडी की मशीन जैसे ह्यूमन आई की एनाटॉमी। आए तो बिल्कुल कैमरा है, रेटिना फिल्म की तरह है जहां इमेज बनती है। आइरिस आंखों का कलर डिसाइड करता है। प्यूपिल एपर्चर है, लाइट ज्यादा हो तो छोटा हो जाता है, अंधेरे में बड़ा। और कॉर्निया सबसे बाहरी ट्रांसपेरेंट कवर है। साइंस से ही तो इकोसिस्टम चलता है। आजकल कचरा या वेस्ट मैनेजमेंट बहुत बढ़ गया है। स्लाइड 13 इस पर क्या बता रही हैं? 2 तरह का कचरा होता है, एक जो नेचुरल तरीके से गल जाए यानी बायोडिग्रेडेबल, दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल जैसे प्लास्टिक। इसका एक ही फॉर्मूला है, 3R: रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। और इस इकोसिस्टम को बैलेंस रखने के लिए वाइल्ड लाइफ का रोल बहुत बड़ा है। प्रोजेक्ट टाइगर के फैक्ट्स बताइए। 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया। फिर 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ। सबसे पहला रिजर्व जिम कॉर्बेट्स था। टाइगर्स को बचाने के लिए 2005 में NTCA बना और कैलाश संखाला जी की मेहनत की वजह से उन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। वर्ल्ड टाइगर डे 29 जुलाई को होता है ना? और इनकी काउंटिंग कैसे होती है? हाँ, 29 जुलाई। और काउंटिंग हर 4 साल में होती है। पहली 2006 में हुई थी और अब अगली 2026 में होगी। महाराष्ट्र का नागजीरा टाइगर रिजर्व इसका एक प्राइम एग्जाम्पल है, जहां इनके हैबिटेट को सेफ रखा गया है। अब डीप डाइव के लास्ट सेगमेंट में आते हैं। स्लाइड 12 और 14, यूपी स्पेशल और नेशनल अवार्ड्स। यूपी की वो ODOP स्कीम बहुत हिट हुई है। हाँ, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ये 24 जून 2018 को आई थी। इसने हर डिस्ट्रिक्ट की यूनिक आइडेंटिटी को मार्केट दे दिया, जैसे सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल, गोरखपुर का टेराकोटा आर्ट, कन्नौज का इत्र और आगरा के लेदर प्रोडक्ट्स। और लखनऊ और बाकी शहर। लखनऊ की चिकनकारी तो ग्लोबली फेमस है। अमरोहा की ढोलक, गोंडा की दालें और आजमगढ़ के काली मिट्टी के बर्तन, ये सब इस स्कीम के स्टार हैं। यूपी का जेल एडमिनिस्ट्रेशन भी काफी बड़ा है। बहुत बड़ा नेटवर्क है। करीब 61-62 डिस्ट्रिक्ट जेल्स हैं, 2 सब जेल्स हैं और 6 सेंट्रल जेल्स हैं, जिसमें आगरा वाला सबसे पुराना है। और रिहेबिलिटेशन के लिए लखनऊ में
आदर्श कारागार और नारीबंदी निकेतन भी है। यूपी ने हिस्ट्री में भी तो बड़े नाम दिए। अमीर खुसरो का जन्म कसगंज एटा में हुआ था। उन्हें तूतिए हिंद कहते थे। वो कमाल के इंसान थे क्योंकि उन्होंने 7 अलग-अलग सुल्तानों का दौर देखा था। उनके गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया थे, जिनकी दरगाह दिल्ली में है। आर्ट्स से सिनेमा पर आए तो ऑस्कर्स का टॉपिक आता है। इंडिया का पहला ऑस्कर किसको मिला था? पहला ऑस्कर 1983 में भानु अथैया को मिला था गांधी मूवी में कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए। फिर 2009 में स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए ए.आर. रहमान, गुलजार और रसूल पुकुटी ने ऑस्कर जीता, और अभी रिसेंटली 2023 में एम केरावानी ने आरआरआर के गाने के लिए ऑस्कर लिया। सिनेमा के साथ साथ स्पोर्ट्स हेरिटेज में भी इंडिया आगे रहा है। 1951 के एशियन गेम्स दिल्ली में ही हुए थे ना? बिल्कुल, पहले एशियन गेम्स, और वहां इंडिया 15 गोल्ड जीतकर ओवरऑल दूसरे नंबर पर रहा था। सचिन नाग ने स्विमिंग में इंडिया को पहला गोल्ड दिलाया था, और औरतों में 1970 में कमलजीत संधू पहली महिला बनी जिन्होंने गोल्ड जीता। फिर तो मेजर ध्यानचंद जी का जिक्राना ही आना है 29 अगस्त। सही बात, उन्हीं के जन्मदिन पर नेशनल स्पोर्ट्स डे होता है। 1928, 1932 और 1936 लगातार 3 ओलंपिक गोल्ड। उन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था गोल, एकदम सटीक नाम। और इस नॉलेज बेस को क्लोज करने से पहले एग्रीकल्चरल और कोऑपरेटिव मूवमेंट का क्विक पॉइंट हो जाए। देखिए, एग्रीकल्चरल में येलो रेवोल्यूशन या पीली क्रांति आई थी सरसों के तेल के लिए। सैम पित्रोदा ने इसको लीड किया था। और पब्लिक लेवल पर लोगों को जोड़ने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज को 97th अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। वैसे देश की पहली कोऑपरेटिव सोसाइटी कर्नाटका में बनी थी। क्या सफर रहा इस डीप डाइव का। दोस्तों जरा सोच कर देखिए, जो देश 712 ईस्वी में बाहरी आक्रमणों का शिकार हो रहा था, वही देश आज 2024 में आकर एक नया न्याय तंत्र BNSS खड़ा करता है। जो देश कभी लूट लिया गया था, आज वो ऑस्कर्स और ओलंपिक्स जीत रहा है। इन स्लाइड्स में छुपी हिस्ट्री सिर्फ मार्क्स लाने के लिए नहीं है, ये समझने के लिए है कि हमारी लिमिटलेसली बढ़ने की कैपेबिलिटी क्या है। हिस्ट्री पढ़िए, अवेयर बनिए। जय हिंद, जय भारत।